सभी को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य वक्ता और हमारे लिए जो एक गौरववंत व्यक्तित्व हैं, ऐसे डॉक्टर विमी सदारंगानी जी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज रापर गुजराती विभाग द्वारा आयोजित प्रशिष्ट कृति परिचय श्रृंखला की 21वीं कड़ी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कड़ी सबसे थोड़ी अलग इस प्रकार से है कि आज हमारे जो वक्ता हैं, एक विश्व-विख्यात और इंटरनेशनल स्कॉलर हमारे साथ वक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, उसका हमें बेहद ही आनंद और गौरव है। 21वीं इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं, मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रोपा वर्क, ऐसी एक सिंधी आत्मकथा प्रोफेसर पोपटी हीरानंदानी जी की। इस आत्मकथा के बारे में आज हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर विमी सदारंगानी जी। हमारा सद्भाग्य है कि डॉक्टर विमी जी आज हमारे साथ इस श्रृंखला में बिल्कुल ही सहज तौर से जुड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान जो मेरे मन में सबसे पहले जब से मैंने विद्यार्थी काल से इनको देखा है, तब से जो पड़ी है वो है उनकी विनम्र छवि। इनके व्यक्तित्व की जो विनम्रता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अपील कर गई है। मुझे लगता है कि विद्या का वरदान जिन्हें मिलता है, उनकी विनम्रता दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। पंडिताई शायद हमें मगरूर बना सकती है, लेकिन विनम्रता देती है। तो ऐसा वरदान जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे डॉक्टर विमी सदारंगानी जी जाने-माने सिंधी कवयित्री हैं। वे बहुत अच्छे अनुवादक और विवेचक भी हैं। आदिपुर कच्छ की तोलानी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में 1995 से आप सिंधी विषय के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर सेवारत हैं। आपके 3 काव्य संग्रह, 4 बाल साहित्य के पुस्तक और सिंधी भाषा सिखाने हेतु 6 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। आपने प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन बिटवीन हिंदी एंड सिंधी इस विषय पर गुजरात यूनिवर्सिटी में से पीएचडी की उपाधि हासिल की है। एक प्राध्यापक के तौर पर आप नित्य स्वाध्यायरत रहते हैं। आपने आइडेंटिटी जर्नी ऑफ सिंधी वुमेन विषय पर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी यूजीसी दिल्ली के सहयोग से किया है। आपने सिंगापुर और यूएस के छात्रों को सिंधी भाषा की तालीम भी प्रदान की है। भारत एवं विश्व के अन्य कई संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं और भाषा एवं साहित्य के उत्थान के लिए स्वयं नित्य कार्यरत हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रमों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, तो आपके अभ्यासपूर्ण वक्तव्य के कई हिस्से आयोजित हुए हैं। आप खुद भी काव्य पाठ आदि के विश्व कक्षा के आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे सद्भाग्य से बहुत ही सरलता से मैंने जैसे कहा, सहजता से और एक शिक्षक की अदा से बहुत ही खुश होकर हमारे छोटे-छोटे बच्चे जब ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनके साथ जुड़कर उनका हौसला अफ़ज़ाया करें। ऐसी एक भावना के साथ, ऐसी एक बहुत बड़ी विभूति हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है, उसका बहुत ही आनंद है। हमारा बल भी बढ़ता है, हमारा हौसला भी अफ़ज़ाया होता है कि जब आप जैसे विद्वान, गुणीजन और हमारे गुरुजन हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ते हैं। आपका विशेष परिचय आपके व्याख्यान से ही हम सभी को होगा, तो ज़्यादा ना बोलकर हम निवेदन करेंगे और आमंत्रित करेंगे डॉक्टर विमी सदारंगानी जी को कि वे आज हमें सिंधी आत्मकथा के प्रदेश में ले जाएँ। मुझे बहुत विनम्रता से कहना होगा कि हमारे यहाँ आज ये जो श्रृंखला चल रही है, उसमें भारत की कई भाषाओं की अनुदित कृतियों के बारे में बात हुई, लेकिन वे अनुवाद के ऊपर आधारित बात हुई थी, क्योंकि हमारे जो सभी वक्ताश्री थे, वो ज़्यादातर गुजराती भाषी हैं और हमारे आज के व्याख्यान की विशेष को आप उसकी मूल भाषा में पढ़ते हैं,
तभी मेरे ख़्याल से उसके मूल तत्व को सबसे ज़्यादा आप आत्मसात कर सकते हैं। आनंद इस बात का है कि एक सिंधी लेखिका की बात, उनकी आत्मकथा की बात, सिंधी सर्जक, लेखिका, कवयित्री, विवेचक, अनुवादक हमारे साथ करने वाले हैं। एक स्त्री की आत्मकथा, एक स्त्री के मुँह से जब हम सुनेंगे, तब और हमें उसमें अपनी आत्मीयता का अनुभव होगा। मुझे ये भी कहना होगा कि हमारे यहाँ गुजराती में और इवन भारतीय साहित्य में बहुत कम आत्मकथाएँ लिखी गई हैं और उसमें महिलाओं की आत्मकथाएँ तो और भी कम हैं और उसके बहुत सारे कारण भी हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। शायद डॉक्टर विमी जी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके कारण भी कह सकते हैं। लेकिन आज सद्भाग्य से जिस कृति को शायद हमने कभी पढ़ते भी नहीं हम शायद, क्योंकि सिंधी में तो हम पढ़ भी नहीं सकते, शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हम। लेकिन आज उसकी मूल कृति की बात एक सिंधी कवयित्री के मुख से हमें जब सुनने मिल रही है, तब हम अपना सौभाग्य समझते हैं इसे और विनती करते हैं डॉक्टर विम्मी जी से कि वे हमें सिंध प्रदेश में ले जाएँ, इसकी भाषा के व्यवधान को दूर करके उस लेखिका के संवेदनों को हमारे साथ जोड़ें। बहुत ही आदर और गौरव के साथ आपको हम यहाँ पे इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं और बहुत ही गौरव महसूस करते हैं आपको हमारे साथ जोड़कर। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आभार नहीं शब्द प्रयोग करूँगा क्योंकि आप हमारे गुरुजन हैं और ऐसे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसका बहुत ही आनंद व्यक्त करके प्रणाम के साथ आपको विनती करता हूँ कि आप इस कृति के बारे में हमें लाभान्वित करें आपके ज्ञान से। पधारिए डॉक्टर विमी सदारंगानी जी। धन्यवाद प्रोफेसर रमज़ान जी। रापर आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज के द्वारा प्रारंभ की गई यह प्रशिष्ट कृति परिचय श्रेणी वाकई में बहुत ही अनोखी और बहुत महत्वपूर्ण है। और जब पहली कड़ी का संदेश आया था, इनविटेशन आया था, तब बहुत आश्चर्य भी हुआ था क्योंकि रापर कच्छ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन कच्छ भी एक बड़ा प्रदेश है और इस वजह से हम एक दूसरे को विद्यार्थियों के रूप में, टीचर्स के रूप में पहचानते तो हैं, जानते हैं, लेकिन कॉलेजेस से डायरेक्ट जुड़ने का अवसर जो है वो कम ही मिलता है। और लॉकडाउन का ऐसा समय और उसमें इतना अच्छा विचार जो है वो रापर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर परेश रावल जी को और गुजराती विभाग से प्रोफेसर रमजान, उनके समस्त साथी और विद्यार्थियों का आया। इसके लिए वे वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और मैंने कई श्रेणियां जब लाइव चल रही होती हैं तब भी मैं जुड़ी हूँ और कुछ एक जो है उनको यूट्यूब चैनल पर भी देखा। वाकई में देश विदेश की जो महान कृतियां, महान लेखक, उन पुस्तकों का दिल से चुनाव करके वक्ताओं ने अपने दिल और दिमाग से जैसे बात की है और एक छोटी सी स्क्रीन में हम कैसे सारी दुनिया के साहित्य को एक दूसरे के नजदीक ला पाए हैं। इसके लिए आप सबको बधाई दी और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले धन्यवाद भी देना चाहूंगी क्योंकि सिंधी समाज भारत में यूं कहें कि सिंध राज्य तो नहीं है, पर लगभग सभी राज्यों में सिंधी समाज बसा हुआ है और कच्छ तो उस लिहाज से, गुजरात उस लिहाज से एक महत्वपूर्ण राज्य है सिंधी समाज के लिए। विभाजन से पहले, विभाजन के बाद भी सिंध और कच्छ के प्राचीन संबंध रहे हैं। सिंध और गुजरात के भी प्राचीन संबंध रहे, इसलिए गुजरात विद्यापीठ की जब स्थापना हुई तब सिंध के बहुत ही अच्छे प्राध्यापक उनसे जुड़े। तो ये रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और ये रिश्ता और अधिक मजबूत हुआ भारत की स्वतंत्रता या भारत के विभाजन के बाद जब सिंधी समाज एक बड़ी संख्या में अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके यूं कहे भारत में रहते हुए फिर से भारत में आया और गुजरात का यह हिस्सा जहां हम बैठे हैं, कच्छ का,
आदिपुर और गांधीधाम की जमीन, उसके बारे से उसके साथ इस बात की शुरुआत करना सही रहेगा कि एक पुरंदेशी जमींदार व्यापारी घराने के व्यक्ति जो समाज सेवी भी थे, भाई प्रताप डीएल दास, जिन्हें बहुत आदर से भाई के नाम से बुलाया जाता है, छोटे हो चाहे बड़े, उनके नाम के आगे भाई प्रताप जुड़ गया है। उन्होंने ये सपना देखा कि ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां सिंधी समाज को सही रूप से बसाया जा सके, और उन्हें तब ये सूझा कि क्योंकि कच्छ जो है वो सिंध के नजदीक है, कच्छी सिंधी भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन और तो छोड़िए आबो हवा, वो सब भी लगभग एक सा है। तब महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पर, उनके सुझाव पर कच्छ के महाराजा से वे मिले, और तत्कालीन महाराजा ने यह जो जमीन है वो बहुत खुले मन से सिंधी समाज के पुनः स्थापन के लिए यहाँ दी। तो आज आदिपुर से अपनी बात करते हुए, जो मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है, और जिसे सिंधियों के लिए पांचवा धाम और किसी एक समय पर नई सिंध का दर्जा भी दिया गया था, वहां से आज अगर मैं कुछ बात करूंगी सिंधी साहित्य की, तो वो अपने आप में ही बहुत एक अनोखा संगम होगा। तो अब मैं पोपटी हीरानंदानी जी और उनकी आत्मकथा के बारे में कुछ आपके साथ बांट रही हूँ। आत्मकथा जीवन तो पोपटी हीरानंदानी का है, पर आज हम मिलकर के उनके जीवन के बारे में जानेंगे, और उनके द्वारा जीवन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो परिवार का, उस देश का, उस समाज का भी होता है। तो ये सभी का जीवन एक जीवन होते हुए भी इसमें कई सारे रिश्ते, कई सारे आंदोलन, कई सारी मुसीबतें, वो सब उसका हिस्सा होती हैं। तो हम अब शुरू करते हैं, और आत्मकथा से पहले हम पोपटी हीरानंदानी जो हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। मैं आपके साथ एक स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके बारे में जानने से पहले उनकी तस्वीर भी देखें, उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा परिचित हो। पोपटी हीरानंदानी सिंधी साहित्य जगत की बहुत ही प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से हैं, और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनके परिचय के कुछ स्लाइड्स। उनकी आत्मकथा का नाम, जैसा प्रोफेसर रमजान ने शुरुआत में ही बताया, और सिंधी शीर्षक था, पर रमजान ने बहुत ही सही तरीके से पढ़ा। मुझे खुशी है जब हम अपनी भाषा में किसी और को बात करते सुनते हैं, तो शायद वो एक अलग खुशी होती है। आत्मकथा का शीर्षक है मुंहिंजी हयातीअ जा सोना रोपा वर्क, जो 1981 में प्रकाशित हुई। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, पुस्तक का जो कवर है, जो सिंधी में प्रकाशित हुई पत्रिका और वे पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं। तो कुंज का जो किताबी सिलसिला था, उसमें ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1981 में, और 1982 में पोपटी हीरानंदानी को इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं उनके जन्म की तारीख 17 सितंबर 1924, और उनके देहांत का जो तारीख है वो 17 दिसंबर 2005 है। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट तो उनके लिए कम शब्द है, क्योंकि उन्हें तो ठहाकों की रानी कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं उनकी आंखों में, उनके होठों पर मुस्कुराते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट। बहुत ही उनका ये प्यारा और यादगार चित्र है।
यह सिंधी में जो प्रकाशित हुई आत्मकथा उसके तृतीय संस्करण का ये चित्र है और हमने आज अपनी बातचीत के लिए इस चित्र को चुना। इसका विशेष कारण यह है कि आप जो मुख पृष्ठ पर चित्र देख रहे हैं वो एक विशेष चित्र है जिसमें सिंधी की जो वर्णमाला है उसका इस्तेमाल करते हुए स्केच बनाया। की जो आर्टिस्ट हैं इस चित्र की उनका नाम है रेशमा पंजाबी। आप ये जो आपको सफेद बॉक्स में दिखाई दे रहा है चित्र उसमें साइड में आपको उनका नाम भी दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से। आमतौर पे कैलीग्राफी जब की जाती है तो वो बहुत सुंदर दिखती है लेकिन कैलीग्राफी का किसी का स्केच बनाने के लिए भी उपयोग करना ये एक बहुत ही बड़ी कलाकारी है वाकई में। यह जो आत्मकथा है उसका देवनागरी संस्करण 1999 में सिंधी अकादमी दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया। अंग्रेजी अनुवाद 2010 में द पेजेस ऑफ माय लाइफ जिसका अनुवाद किया है ज्योति पंजवानी जी ने और ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रकाशित हुआ है। पोपटी हीरानंदानी जो स्कूल में फिर कॉलेज में प्राध्यापिका रही, बेबाक लेखिका के तौर पे जानी जाती हैं, अच्छी अनुवादक भी और सिंधी की जानी मानी विद्वान। उनका जन्म 17 सितंबर 1924 को हैदराबाद में हुआ। वो हैदराबाद जो अब सिंध का हिस्सा है, तब भी सिंध का हिस्सा था पर अब सिंध में है वो। शिक्षा बीए किया उन्होंने संस्कृत ऑनर्स में। सेंट मीरा कॉलेज जो सिंध में है उसका एफिलिएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था और परीक्षा देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विद्यार्थी आते थे तब 1943 में उन्होंने बीए जो है उसकी परीक्षा पास की। 60 से अधिक पुस्तकें पोपटी हीरानंदानी जी की प्रकाशित हैं। उनका देहांत कैंसर की बीमारी की वजह से 17 दिसंबर 2005 को मुंबई में हुआ। मुख्य प्रकाशन किताबें जैसे मैंने बताया 60 किताबें हैं और उन सभी किताबों की सूची या जानकारी देना तो संभव नहीं होगा पर मैंने कोशिश की है कि जो हर विधा में जो उनकी पहली किताब आई उसका वर्ष जरूर हम जाने। तो कहानी संग्रह जो है उनके शीर्षक हैं रंगीन जमाने जूं गमगीन कहानियों 1953 में, पुकार, मूं तोखे प्यार कयो, खिज़ां जो दौर पूरो थियो, शहनाज, जिंदगी न कविता न कहानी, हुत तव्हीं हित असी। उपन्यास, प्रथम उपन्यास 1950 में मंजू। अन्य उपन्यास है जिय में झोरी, तन में तात, हसरतुन जी तुरबत, सैलाब जिंदगी जो। कविता संग्रह में मुख्य संग्रह है पहला संग्रह 1975 में रूह संधि रुंज और दूसरा है माँ सिंधड़ जो बहुत ही पसंद किया गया उनकी प्रमुख पुस्तकों में से है। अनुवाद कार्य उनके आप देखेंगे 1963 में विवेकानंद जीवनी, कबीर जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है और श्रीमद् भगवत गीता का भी उन्होंने सिंधी अनुवाद किया। निबंध संग्रह भी उनके कई हैं। 1962 में पहला संग्रह हिक पुष्प 15 अखड़ियूं, सिंध ॿोली मुंहिंजी माउ, सिंधी कल्ह ऐं अॼु, भारत जी स्त्री, सिंधी हस्तियों। वो एक अच्छी आलोचक भी थी और समालोचना की कुछ पुस्तकें हैं। 1980 में प्रकाशित अजीज, शख्स ए आलिम। अजीज जो है वो लेखराज अजीज जो सिंधी के बहुत अच्छे कवि थे जिन्हें सिंधी के साथ साथ अरबी और फारसी जो है उन भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। दूसरी पुस्तक है शाह अब्दुल लतीफ पर, शाह सिंधी तहजीब जो रूह, सिंधी मुसलमान कवियुनि जी हिंदी कविता और
तनकीदी मजमून, भाषा और साहित्य से संबंधित पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। 1962 में भाषा शास्त्र, सिंधी बोली और सिंधी साहित्य जी झलक। उनकी कई कृतियां अन्य भाषाओं में अनुदित हुई हैं। कुछ प्रमुख जो संग्रह हैं उनके मैंने यहाँ नाम दिए हैं। हिंदी में कफन ढकी जिंदगी कहानी संग्रह और उनकी ये आत्मकथा मेरे जीवन के सुनहरे रुपहले पन्ने। गुजराती में पोपटीनी श्रेष्ठ वार्ताओं। ओडिया में भीरू कहानी संग्रह। अंग्रेजी में 3 पुस्तकें अनुवाद होकर आई हैं। द कावर्ड कहानी संग्रह, आई बिलोंग टू लैंड डेटा संग्रह, की आत्मकथा द पेजेस ऑफ माय लाइफ। पोपटी की कई रचनाओं का तमिल, तेलुगु, पंजाबी, राजस्थानी, मराठी वगैरह भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुख्य पुरस्कार और सम्मान। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1980 में, अखिल भारत सिंधी बोली एवं साहित्य सभा द्वारा 1980 में, साहित्य अकादमी अवार्ड 1982। वे साहित्य अकादमी के सिंधी सलाहकार बोर्ड की कन्वीनर भी रहीं। उन्हें प्रियदर्शनी अवार्ड, इंटरनेशनल लतीफ अवार्ड और साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1990 में गौरव पुरस्कार भी दिया गया। कुछ तस्वीरें हैं पोपटी हीरानंदानी की, थोड़ी सी तस्वीरों में झलक। अपनी माताश्री के साथ उनकी आप एक तस्वीर देख सकते हैं युवा अवस्था के दिनों की। कुछ और तस्वीरें उम्र के साथ साथ आए हुए कुछ बदलाव भी इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। लेकिन इन सभी तस्वीरों में एक बात जिस पे हम सबका ध्यान जाएगा वो है विश्वास। और ये चेहरे सिंधियत की हलचल से जुड़ी हुई प्रमुख शख्सियत के रूप में भी उनकी एक तस्वीर बहुत ही लाक्षणिक है। आत्मकथा के बारे में हम सुनेंगे, लेकिन परिचय के साथ साथ जो उनकी एक बहुत बहुत ही खास कविता है, बहुत छोटी सी कुछ ही पंक्तियां मैं यहाँ सिंधी में भी पढ़ रही हूँ। सॉरी, मैं सिंधी में पढ़ूंगी नहीं। उसका कारण ये है कि खुद पोपटी जी हमें वो कविता सुनाएंगे। बहुत गर्व की बात है कि साउथ एशियन लिटरेरी प्रोजेक्ट जो है उसमें कई लेखकों की रचनाओं के हिस्सों की रिकॉर्डिंग की गई थी और उसमें सिंधी से जो साहित्यकार हैं उनमें पोपटी जी भी हैं। तो हम इस कविता को आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे हैं, पर पहले सिंधी में हम पोपटी जी की आवाज में ही वो सुनेंगे। पोएमूं जॾहिं पोएम्स कंपोज़ करणु शुरू कयूं तॾहिं मूं हिकिड़ो किताबु लिखियो। 4-5 किताब पोएम्स जा लिखिया अथमि ऐं हिकिड़ो अंग्रेज़ी में पिणु ट्रांसलेट कयो अथमि। मुंहिंजो किताबु हिकिड़ो मां सिंधियुनि मशहूरु आहे। उन में पोएम्स आहिनि ऐं मां 11 पेज तां पहिरीं पोएम पढ़ां थी। उहा मुंहिंजी पोएम सभिनी ॿोलियुनि में तर्जुमो थियल आहे। छो त उन में मुंहिंजो मनु बिल्कुलु चिटो ॾिसण में अचे थो। मां बेघर सिंधियुनि। छो थी चवां बेघर? छाकाणि असां सिंधियुनि खे पंहिंजो स्टेट कोन मिलियल आहे। हिंदुस्तान में असीं स्टेटलेस क़ौम आहियूं। मां बेघर सिंधियुनि। अकबर एज़म जी पोइ बि अनारकलीअ खे जीअरे ई दफ़न थियणो पियो। भारत जी दुल्हन दहली
ऐं मुंहिंजी घर जोड़ण वारी ऐला मोहन दरे जी सभ्यता पोइ बि मां सिंधिण अॼु बेघर बणिजी दर दर ठोकरूं खाई रही आहियां ऐं को बि राज्य मूंखे पसंदि नथो करे। इसी कविता का हिंदी अनुवाद है। मैं बेघर सिंधिन। अकबर आजम का दरबार और हुस्न की सरकार, फिर भी अनारकली को जिंदा ही दफन होना पड़ा। भारत की दुल्हन दिल्ली और मैं सुंदर घर जोड़ने वाले मोहेंजोदड़ो की महान सभ्यता की वारिस, फिर भी मैं सिंधिन बेघर बनकर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। पोपटी हीरानंदानी की ये जो पंक्तियां हैं, जो कविता अभी हमने उनकी आवाज में सुनी और जिसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया, सच में वो सिर्फ पोपटी की नहीं बल्कि यूं समझिए कि एक वक्त पर पूरे सिंधी समाज की ही कविता थी, वही स्थिति थी। और कहीं न कहीं अभी भी वो स्थिति है। अपना घर होने के बावजूद, पूरी दुनिया को अपना घर मानने के बावजूद, जो मन में टीस उठती होगी हमारे बुजुर्गों के मन में, जिनका जन्म सिंध में हुआ, अपने वतन को, अपनी जन्मभूमि को उन्हें छोड़ना पड़ा। पर खैर, आज हम इस आत्मकथा के जरिए ही न सिर्फ पोपटी जी पर उनके साथ साथ सिंधी समाज का जो संघर्ष रहा है, जो यात्रा रही है, कहीं न कहीं हमें उसकी झलक भी इसके द्वारा मिलेगी। यहाँ जो उपस्थित हैं, शायद किसी के मन में ये उत्सुकता पैदा हुई हो, ये सवाल आया हो लेखिका के नाम के बारे में। पोपटी, आप देखती और मजेदार होती हैं। तो यूं हर भाषा की शब्दावली अलग अलग, लेकिन अगर उन शब्दावलियों को हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ले आए या दूसरी भाषा से जोड़ के देखें, तो मैं यूं नहीं कहूंगी कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पर ये तो है कि हमें कई सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि अच्छा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है किसी शब्द का। तो जो गुजराती भाषी हैं, उनके लिए तो पोपटी का अर्थ जो है वो हरा रंग हुआ, लेकिन सिंधी में पोपट जो है उसका एक अलग अर्थ होता है। गुजराती में पोपट का अर्थ है तोता या पैरट, लेकिन सिंधी में पोपट कहते हैं तितली को, बटरफ्लाई को। तो आप इमेजिन करिए, एक तरफ पोपट जो है वो पैरट का चित्र बना आएगा गुजराती में, और जब हम सिंधी अल्फाबेट में वर्णमाला में हम पोपट कहें तो पोपट जो है वो तितली है। और आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात कि पोपट जो है सिंधी में वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि हिंदी में जो हम तितली शब्द इस्तेमाल करते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो हम उसी तितली जैसे रंगों वाली, हम कहें, पोपटी हीरानंदानी, उनकी आत्मकथा पर अब बात शुरू करते हैं। मैंने वक्तव्य को, उनका जो आत्मकथा है उसका तो शीर्षक है मेरी जिंदगी के सुनहरे रुपहले पन्ने, वर्क, लेकिन मैंने उसे अपने वक्तव्य में टाइटल दिया है संघर्ष और अकेलेपन का सुनहरा रुपहला रंग। यह आत्मकथा पोपटी की जिंदगी के साथ सिंधी स्त्री का जीवन, स्थिति और स्थान भी दर्शाती है। यह आत्मकथा सिंधी समाज की विभिन्न परिस्थितियों, भारत विभाजन के बाद उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल में भी झांकने का अवसर देती है। सिंधी साहित्य में हम लेखकों की आत्मकथा की बात करें तो सबसे पहली आत्मकथा
1930 में प्रकाशित हुई मिर्जा कलीच बेग की साव पन्न कारो पन्नो, हरा पत्ता काला कागज, जिसमें उनके जीवन और घटनाओं का लेखा जोखा है। दूसरी आत्मकथा है चेतन माड़ीवाला की सांभर जी दर्शनीयता, अर्थात यादों के आईने से, जो 1960 में प्रकाशित हुई। नारायणदास रतनमल मलकानी की निराली जिंदगी 1973 में, जो उनकी निजी और सामाजिक जिंदगी के साथ प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी से जुड़ी यादों की भी गवाही देती है। लेखक मोहन कल्पना की आत्मकथा भूख इश्क ए अदब, भूख इश्क और साहित्य 1984 में प्रकाशित हुई, जिसमें लेखक ने अपनी निजी जिंदगी, प्यार, लेखन सभी का वर्णन किया है। हमारे कच्छ के ही लेखक दादा हरि दरियानी दिलगीर, उनकी आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई, चोलो मुंहिंजो चिक्क में। कीरत बाबाणी की आत्मकथा 5 खंडों में, कुछ बुधायम कुछ लिखायम, अर्थात कुछ बताया कुछ छिपाया। आत्मकथाएं ऐसी ही होती हैं अधिकतर। मोतीलाल जोतवानी जी की आत्मकथा जे नाले में, अर्थात आत्मकथा के नाम पर 1994 में, और हरि मोटवाणी जी की आखिरी पन्ना 1997, और फिर लेखक लक्ष्मण भाटिया कोमल जी की 3 भागों में लिखी हुई वही खाते जा पन्ना, अर्थात वही खाते के पन्ने प्रमुख हैं। अगर हम बात करें अब लेखिकाओं की आत्मकथाओं की, तो सर्वप्रथम पोपटी हीरानंदानी की आत्मकथा झूलेलाल पत्रिका में 1978-79 में 12 किश्तों में छपी थी, और फिर 1981 में यह मुंहिंजी जिंदगी जा सोना रोपा वर्क के नाम से पुस्तक स्वरूप में छपी। रीटा शाहणी की आत्मकथा घिंड याण वगो, मतलब अभी बस बेल बजने वाली है, और बेपहरिए जा व पल, दोपहर के 2 पल 1996 में प्रकाशित हुई। विनीता नागपाल की आत्मकथा मांदी थी न मारुई, उदास न हो मारुई कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। सिंध की सिंधी लेखिका अतिया दाऊद की आत्मकथा आईने के सामने भारत में राजकमल प्रकाशन द्वारा 2004 में प्रकाशित की गई। जाहिर है कि सिंधी लेखिकाओं की आधा दर्जन आत्मकथाएं मुश्किल से प्रकाशित हुई हैं। क्यों प्रकाशित नहीं है, या यूं कहें कि क्यों लिखी नहीं गई है, इसका जवाब लगभग वही है जो शायद अन्य भारतीय या विश्व की भाषाओं की लेखिकाओं के संदर्भ में होगा। इन आत्मकथाओं में पोपटी हीरानंदानी की आत्मकथा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी जिंदगी के साथ सिंधी समाज और सिंधी समाज में महिलाओं की स्थिति का भी दस्तावेज है। दूसरे हिस्से पे अब हम आते हैं। परिचय हालांकि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1924 को कराची में हुआ, हैदराबाद में हुआ, और 17 दिसंबर 2005 को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। उनकी रचनाओं में शहरी सिंधी संस्कृति के साथ मध्य वर्गीय सिंधी समाज और स्त्री संघर्ष भी दिखाई देता है। वे नारीवादी होने के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी रही। उन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। पोपटी एकमात्र सिंधी लेखिका है जिनकी रचनाओं को नई दिल्ली में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में साउथ एशियन लिटरेरी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2010 में पोपटी की रचनाएं और उनका राष्ट्रीय की वेबसाइट पोएट्री इंटरनेशनल वेब पर भी दिया गया,
यह इंटरव्यू अंग्रेजी की बहुत मशहूर लेखिका मेनका शिवदासानी ने लिया था। मुल्की हयातीजा सोना रूपा वर्कर, इसका प्रथम संस्करण 1981 में कून प्रकाशन द्वारा, दूसरा संस्करण 1982 में सिंध के सुहिणी प्रकाशन से, तीसरा संस्करण लोकसुर प्रकाशन मुंबई से 1992 में हुआ। उन्हें इसी पुस्तक पर 1982 में साहित्य अकादमी इनाम प्राप्त हुआ। जीवतराम सेठपाल द्वारा हिंदी में अनुदित इस आत्मकथा को साहित्य अकादमी ने मेरे जीवन के सुनहले रुपहले पन्ने शीर्षक से 1992 में प्रकाशित किया। यह आत्मकथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा अंग्रेजी में द पेजेस ऑफ माय लाइफ द्वारा के शीर्षक से 2010 में प्रकाशित की गई, जिसका अनुवाद ज्योति पंजवानी जी ने किया है। आत्मकथा में पोपटी के जीवन के 17 पन्ने हैं। कागज और मैं, परिस्थितियों ने ही मुझे सिखाया है, जोगिया रंग का जादू, हम 7 भाई बहन, सभी हंस सुंदर नहीं होते, मैंने प्यार किया, जब मुझे जीवन मिली जुली अनुभव का, जिंदगी एक नाटक, मेरे पैर में शनिचर है, मैंने विवाह क्यों नहीं किया, मैं एक औरत, कल की स्मृति आज का स्वप्न, जिंदगी की शाम, हमारे सुघड़ सयाने, मेरी बीमारियां और मेरे डॉक्टर। प्रत्येक पन्ने का आरंभ सिंधी कवियों की बहुत ही सुंदर पंक्तियों से किया गया है। जैसी बेबाकी और खुलापन पोपटी के स्वभाव में था, वैसा ही उनकी रचनाओं में था, जिसकी झलक उनकी आत्मकथा में दिखाई देती है। पोपटी की अभिव्यक्ति और भाषा का ऐसा असर हुआ कि सिंधी कवि हरि दिलगीर कह उठे कि पोपटी की बोली में गोली की ताकत और असर है। पोपटी ने बेशक अपने जीवन के पन्नों को सुनहरा रुपहला बताया है, यह उनकी जीवन के प्रति लगन और हिम्मत का प्रतीक समझना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी के पन्नों पर चढ़ा यह मुलम्मा तो उसी वक्त उतरना शुरू हो गया था जब वे 10-12 वर्षों की थी। मृत्यु शैया पर लेटे पिता ने 12 साल के धम्मू, उनका भाई पोपटी का, उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सब भाई बहन तुमसे छोटे हैं, उन्हें ऐसे संभालना जैसे तुम ही इनके पिता हो। उन्होंने 10 वर्षीय पोपटी का हाथ पकड़कर कहा, धम्मू अपनी मां पर गया है, उसका मन कोमल और कमजोर है, तुम बहादुर बनना, भाई की हर काम में मदद करना, छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का जिम्मा तुम्हारा है। मृत्यु का यह भयावह रूप पोपटी को भीतर से मजबूत और पारिवारिक जिम्मेदारियों से परिचित करा गया। पोपटी के पिता की मृत्यु के बाद घर में 7 व्यक्ति थे जिन्हें जीवन जीना था। पोपटी और उस समय की मां की उम्र 32 वर्ष थी। पोपटी के पिता वन विभाग में अफसर थे। एक ही अवगुण था उनमें कि वे ब्याज पर रुपए उधार दिया करते थे। उनकी मृत्यु की वजह से वह धन तो डूबा ही, उनके एक दोस्त ने धोखे से जमीन भी बेच दी। पोपटी याद करती है, बस एक दिन पूर्व हमारे घर में नौकर और आयाएं थी और दूसरे ही दिन हम औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। घर चलाने के लिए उनकी मां ने आभूषण बेचकर मिले पैसे एक आदमी के पास ब्याज पर रखे, जो कुछ समय में दिवालिया हो गया और इस तरह परिवार के ये पैसे भी डूब गए। यह घटना पोपटी को एक और सबक सिखा गई। वे बताती है, उस अनुभव के बाद हमारे घर में कोई भी किसी को उधार नहीं देता।
मैं तो प्रत्येक व्यक्ति की शराफत और इंसानियत की माप तौल उसके पैसों के लेन देन के व्यवहार से करती हूँ। हैदराबाद के हीराबाद में पोपटी के घर से सटा घर साधु टी.एल. वासवानी का था। उनकी माँ ने सभी बच्चों के लिए साधु वासवानी के सत्संग और गुरुद्वारे में जाना रोज का नियम बनाया था। पोपटी को साधु वासवानी का प्रवचन, उदाहरणों और प्रसंगों के कारण बहुत पसंद आता था। वे तुलसी, मीरा, कबीर, सूर, नामदेव, तुकाराम, सदनो कासाई, विवेकानंद के जीवन अनुभव भी बताते थे। बाइबल, गीता, कुरान, बहाई धर्म की बात भी करते थे। साधु वासवानी की दार्शनिकता ने पोपटी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म और दर्शन का प्रभाव उन पर पड़ा, पर अपने बाबा की तरह भजन या नानी और माँ की तरह सुखमणि का पाठ पोपटी ने कभी नहीं किया। तीसरा हिस्सा है माँ से मिला समानता का पाठ और बाहर पाई असमानता। पोपटी की माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके विचार इनकलाबी थे। वे लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्वपूर्ण मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बराबरी से जिम्मेदारियां सौंपी, नियम, संयम और सख्ती से पाला, पर उनके व्यक्तित्व का गला नहीं घोटा। मैं हारमोनियम सीखूं या दिलरुबा बजाऊं, कोई रोक टोक नहीं थी। पोपटी कहती है, माँ से मिला हुआ यह समानता का पाठ पोपटी को बहुत आया। लड़की होने की वजह से वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तब भाग नहीं ले पाई, क्योंकि बड़ी बेटी होने के नाते मिठाई, अचार, मुरब्बे बनाने होते थे, सिलाई और कढ़ाई भी सीखनी होती थी। फिर अध्यापिका होने के नाते सिखाना भी था और साथ ही विद्यार्थिनी होने के नाते पढ़ना भी था। पोपटी के विद्यालय में लड़कियों को शालीनता का पाठ पढ़ाया जाता था। सीढ़ियों से उतरना हो तो पंजों पर चलना चाहिए, हंसना हो तो घोड़ी की बाती हिनहिनाना नहीं चाहिए, अपने से बड़े और पुरुष से आप कहकर बात करनी चाहिए, चलते समय बंदूक सी तनकर नहीं चलना चाहिए, थोड़ा झुक कर चलना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारा वगैरह। यही नहीं, शाम को बगीचे में घूमने जाते थे तो पोपटी बताती हैं कि कोई भी महिला, अनजान महिला, हमारी मुक्त हंसी या ठहाकों पर हमें डांट सकती थी। बड़ी होने पर जब उन्होंने संस्कृत पढ़ी, तब उन्हें पता चला कि शास्त्रों में तो कहीं भी स्त्री को निम्न कोटि का नहीं बताया गया है। हैदराबादी सिंधी अपनी बहन बेटियों को प्यार की इजाजत नहीं देते थे। जहां जहां जागीरदारी निजाम था, वहां वहां औरतों की घूमने फिरने तो क्या, नजर पर भी पहरा रहता था। उसे या उसकी नजरों से हुए घायल को मौत की घाट भी उतार दिया जाता था। प्रेमियों का बुरा हाल किया जाता था। पोपटी और उनकी बहनों पर और सख्त पहरा था। उनके चाचा को कुछ मुसलमान भगा कर ले गए थे और जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ऐसी घटनाएं तब भी सिंध में होती थी। जब ऐसे लड़के वापस हिंदू होना चाहते तो पंचायत अनुमति नहीं देती थी। ऐसे मुसलमान हिंदू शेख कहलाते थे और अपनी चचेरी बहनों को भगाकर उनसे शादी कर लेते थे। इसी डर से पोपटी और उनकी बहनों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। एक गुजारिश जरूर करूंगी, क्योंकि हम आत्मकथा के बारे में पढ़ रहे हैं। कई बातें ऐसी आएंगी जो विभाजन के पूर्व की, उस समय के समाज की हैं। उन बातों को हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि समाज में आए हुए विभिन्न तौर चाहिए कि समाज में क्या क्या कैसे होता रहा और उस सब का विभिन्न समाजों पर क्या असर पड़ा। चौथा हिस्सा है स्वाभिमानी, बेबाक
और विद्रोही। पोपटी के स्वाभिमान और विद्रोह की पहली झलक तब नजर आती है जब 14 वर्ष की उम्र में उनके मैट्रिक पास करते ही उनकी मां एक रिश्तेदार के पास ले गई और अध्यापिका की नौकरी दिलाने की प्रार्थना करते हुए उनके आगे हाथ जोड़े। पोपटी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने घर आकर तूफान मचा दिया और कहा, हाथ जोड़ने से यदि कोई काम मिला तो वह काम मैं कदापि नहीं करूंगी। अब पोपटी ने मशीन पर कपड़े सीने शुरू किए, ट्यूशन देने लगी। एक स्कूल में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और कहा गया, हमारा स्कूल आदर्श का प्रतीक है, इसलिए सदैव सफेद और सादी साड़ी पहननी होगी और लंबी बाहों का ब्लाउज पहनना होगा। पोपटी ने इस नौकरी से इनकार कर दिया। दूसरों के आदेश अनुसार कपड़े पहनना उन्हें गवारा नहीं था। फिर पोपटी को अपने ही स्कूल कुंदनमल गर्ल्स हाई स्कूल में संगीत शिक्षिका की नौकरी मिली। कुछ महीनों बाद स्कूल में सिंध के शिक्षा मंत्री पीर इलाही बख्श आने वाले थे। उनसे स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा कम वेतन दिए जाने की शिकायत की बात निकली, तो पर मंत्री से ये शिकायत करे कौन? पोपटी ने यह जिम्मेदारी खुद पर ले ली। प्रिंसिपल को पता चल गया। उन्होंने पोपटी को दूसरे दिन स्कूल आने से ही मना कर दिया, पर फिर भी पोपटी आई और मंत्री से शिकायत भी की। आगे चलकर पोपटी के स्वमान के स्वर और मुखर हो उठे। नारी की स्थिति पर वे कहती हैं, जब भी नारी ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई है, तब पुरुष ने मर्यादा मर्यादा चिल्लाकर उसका सिर काटने के लिए तलवार उठाई। विचित्र है, दास आवाज उठा सकते हैं, मजदूर और किसान आंदोलन कर सकते हैं, पर नारी किसी भी कठिन परिस्थिति में चीख भी नहीं सकती। स्कूल में नौकरी करती थी, तब एक अध्यापक ने उन्हें उनके पहले नाम पोपटी से पुकारा। दूसरे दिन पोपटी ने भी उनसे बात करते हुए उनका नाम लिया और तुम कहकर पुकारा। और चौंक कर पोपटी ने कहा, जैसा तुम करते हो वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। वह बोला, स्त्री से तो सदैव तुम कहकर बात की जाती है। पोपटी उसे डपट कर बोली, तो पुरुष कोई स्वर्ग से नहीं उतरा है। अन्य शिक्षिकाएं पोपटी की मुंहफट बातें सुनकर पूछती थीं, तुम्हें डर नहीं लगता? पोपटी पूछती थी, किससे डरूं? मेरे ठहाके लगाने वाली पोपटी को उनकी सहेलियों ने ठहाकों का झरना नाम दिया और उनके गुलाबी गालों की वजह से पड़ोसियों ने पौ फटी, पौ फूटना जो हम कहते हैं ऊषा काल, वह नाम दिया। इस आत्मकथा के बारे में बात करते हुए अब हम 5वें पड़ाव पर चल रहे हैं। मुझे लिखना। पास करके पोपटी ने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। आजादी के साथ नए जमाने की हवा भी चली। कराची के बाद हैदराबाद में भी लड़के लड़कियां टोली बनाकर शाम को घूमने लगे, पर ऐसी लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। पोपटी अपने साथी अध्यापिकाओं के साथ स्कूल के लिए निकलती थी। रास्ते में एक लंबा कदावर खूबसूरत शहजादा चुपचाप उनका इंतजार करता दिखता था। नजरें मिलती थीं, मुस्कुराहट का आदान प्रदान भी होने लगा। बस पोपटी ने सपने देखना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़का कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग के लिए कराची चला गया। पोपटी ने इंतजार तो किया, पर घर में पोपटी के विवाह की बात चलने लगी थी। भाई बहनों, घर की जवाबदारियां भी कंधों पर थी, इसलिए प्यार और विवाह शब्द अपना अर्थ खो बैठे। भाई ने पढ़ाई आधे में छोड़कर नौकरी की और पोपटी से पूछा, फैसला करो कि तुम्हारी शादी कराएं या इन सबको पढ़ाएं लिखाएं। पोपटी ने शादी स्थगित करने का फैसला सुनाया, जिस पर मां बहुत नाराज हुई। पोपटी ने शादी नहीं की। ऐसा नहीं है
कि वे शादी नहीं करना चाहती थी, बात यह थी कि वे दूल्हा खरीदना नहीं चाहती थी। हैदराबादी आमिल सिंधियों में लड़कियों को हर प्रकार से योग्य बनाया जाता है, बौद्धिक विकास का बराबरी का अवसर भी दिया जाता है। शादी के बाद पति उसे हेय न समझते हुए अपने कार्य और कमाई की पूरी जानकारी भी देता है, पर विवाह के समय लड़की के बगल में या उसके सिर पर नकद नारायण की भारी भरकम थैली रखना भी अनिवार्य समझा जाता है। यहाँ मैं वर्तमान काल में ये वाक्य कह रही हूँ, इन्हें आत्मकथा से जोड़कर तब की परिस्थिति से अधिक जोड़ना चाहिए। मानो वह लड़की नहीं, अरबी घोड़ी हो, जिसके सवार के लिए घोड़े को सोने से सजाना होता है, वरना सवार उस घोड़ी को स्वीकार करने में अपना अपमान समझता है। आमिल समुदाय सिंध में सुशिक्षित वर्ग था और सरकारी नौकरियों में था। अन्य समुदायों की तुलना में सभ्य और आधुनिक भी माना जाता था, पर दहेज प्रथा की वजह से इस समुदाय में कई समस्याएं थी। लड़के वाले दहेज लेने में अपनी शान समझते थे। पोपटी कहती है, विचित्र बात तो यह है कि एक तरफ तो उसे दूल्हा राजा कहकर मान देते हैं और दूसरी तरफ उसे ऐसा भिखारी समझा जाता है जिसके पास अपना कुछ भी ना हो। उस फकीर को अपनी शिक्षा और वेतन बताकर, नारा लगाकर अपना मूल्य बताना है कि मेरी डिग्री यह है और मैं इतने नहीं इतने हजारों में बिक सकता हूँ। पोपटी ने माँ से कहा, मुझे अपने लिए दूल्हा नहीं खरीदना है। हैदराबाद में तो पोपटी ने ऐसे अवसरों पर माँ को, भाई को चुप करा दिया, पर विभाजन के बाद भारत में रहते हुए दूल्हे की शुरुआत फिर से शुरू हो गई। अब पोपटी 23 वर्षों की थी। पोपटी के अनुसार उस समय दहेज न मांगने वाले कुछ लड़के थे, लेकिन उनमें से कुछ गंजे, कुछ यूं ही गांधी टोपी पहनने वाले, कुछ नकली आर्य समाजी भी थे। पोपटी ने समझ लिया था कि दहेज देने पर मनचाहा पति मिल जाएगा और नहीं देने पर तन चाहने वाला मिलेगा। बात तो वही होगी। वे कहती हैं, मुझे न तो मार्केट में बिकने वाला बकरा पसंद था और न ही मंदिर में पला हुआ तोता। मुझे तो एक बब्बर शेर चाहिए था जिसे समाज की उल्टी लकीरों और बिंदुओं की परवाह न हो। पर ऐसा कोई बब्बर शेर पोपटी को नहीं मिला है। उनके घर वाले एक इंजीनियर ढूंढ लाए। 15,000 नकद और उतने के ही गहने लगते पर बात करी। पोपटी की माँ ने उन्हें छोटी बहन के भविष्य का वास्ता दिया। उस समय तो पोपटी चुप रही, पर चिलचिलाती धूप में उस लड़के से मिलने गई और कहा, मुझे शादी में सौदेबाजी मंजूर नहीं है। मेरे घर वाले तुम्हें क्यों पैसे दें? बल्कि मैं तो तुमसे अधिक कमाती हूँ, पढ़ी लिखी हुई हूँ, तो तुम्हारे माँ बाप क्यों ना मुझे दहेज दें? अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना यह शादी नहीं हो सकती। होना क्या था, शाम को लड़के वालों ने मंगनी में दिया गया सूट और घड़ी वापस भेज दी। घर में तूफान मच गया, पर पोपटी अपने कानों में उंगली डालकर बाहर निकल गए। पोपटी विवाह के बंधन को एक अलौकिक बंधन मानती है और जीवन जीने का एक सहज सुंदर तरीका भी, पर इसकी कीमत नारी को ही अदा करनी पड़े, इसे वह नारी जाति का मजाक समझती है। ऐसी शादी तो तोता मैना का साथ रहने वाला पिंजरा बन जाती है। पर देखिए, यह भी एक विडंबना ही थी कि अपने लिए दूल्हे की कीमत न देने वाली पोपटी को अपनी बहन की शादी में दहेज देना पड़ा। कहती है, उसके ससुराल वालों ने मंगनी पर गिन्नियां मतलब सोने के सिक्के मांगी थी, गिन गिन कर नोट लिए, चीजें आभूषण वसूले। अपने आदर्शों पर मैं कुंवारी रह सकती थी, पर इसके लिए किसी दूसरे से कुर्बानी कैसे मांग सकती थी? समाज की जंजीर
इस तरह जकड़ी हुई है कि औरत यदि जंजीर की एक कड़ी तोड़े तो दूसरी में जकड़ जाती है। आत्मकथा के अब हम छठे पड़ाव पर हैं। जन्मदिन पर बेघर हुई सिंधिन की यात्रा। भारत विभाजन और अपने देश से बेघर होने का दर्द पोपटी की आत्मकथा के पन्नों पर सुबकता है। कहती हैं, आकाशवाणी पर देश के विभाजन की घोषणा ने सिंध में उदासी और भय फैला दिया। भारत से हैदराबाद सिंध में आए करीब 5,000 मुसलमानों को हॉस्टल, सलाहटों के मोहल्ले और मदरसों में ठहराया गया। हॉस्टल से नारे गूंजने लगे, हैदराबाद की हूरें, हूरें मतलब परियां हमारे हवाले करो। सबके दिल दहशत में थे। प्रत्येक घर में लड़कियों को कहा गया, यदि ये लोग घर में प्रवेश करें तो बिजली के प्लग के छेदों में उंगलियां फंसाकर स्विच ऑन करके अपने आप को खत्म कर देना। घरों में नीले थोथे के जहर की छोटी छोटी पुड़ियाएं भी बंटवाई गई। स्कूलों में भी बंटवाई गई। फसाद के डर से जवान लड़के टोलियां बनाकर घर की, गली की रखवाली करते थे। पोपटी के परिवार ने फैसला किया कि 2 दिन बाद घर की लड़कियों और औरतों को ट्रक से मीरपुर खास और फिर वहां से ट्रेन में जोधपुर भेजा जाए। आवश्यक सामान भी साथ में लिया जाएगा। पोपटी का मन तो बादले की अधूरी कड़ी हुई साड़ी, रेडियो पर डले हुए क्रोशिया के कवर, दिल के गुबार से भरी हुई नोटबुकों, पुस्तकों, संगमरमर की मेज, झूले, मंदिर में अटका था। क्या ले और क्या छोड़े? हैदराबाद छोड़ने से पहले सभी फोटो निकलवाने गए। बिछड़ने के बाद कौन न जाने कहां पहुंचे, इसलिए सबके पास एक दूसरे के फोटो होने चाहिए थे। हैदराबाद छोड़ने वाली रात न किसी ने कुछ खाया, न पलक झपकाई। वह 17 सितंबर का दिन था, पोपटी का जन्मदिन। पोपटी के परिवार के साथ उनकी मौसी का कुनबा भी रवाना हुआ। कुल मिलकर लगभग 50 लोग थे, औरतें और बच्चे। जोधपुर पहुंचकर एक घर में ठहरे। पड़ोसी मारवाड़ औरत ने बच्चों के लिए खाना बना दिया। बड़ों ने व्रत रखा। दूसरे दिन तली हुई मूंग की दाल फाकने को मिली। 7 दिन बाद पोपटी का मौसेरा भाई आया। उसने खबर भारत से कराची में पहुंची है, जिसमें हजारों मुसलमान उतरे हैं। ग्रामीण सिंधी सिखों को मंदिर में इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। 108 सिख जल। हैदराबाद में रात के समय मुसलमान एक एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घरों पर ताले हैं, उन्हें तोड़कर कब्जा जमा रहे हैं। धीरे धीरे पुरुष भी इस तरफ आते गए और सभी हाथ खाली। अब घर में 66 सदस्य थे। आधा आधा कमरा लेकर हर किसी ने अपनी गृहस्थी जमाना शुरू की। 2 महीने इसी इंतजार में बीते कि सुलह का समाचार आएगा, पर ऐसा समाचार भला क्यों आने लगा? अब सब रोजी रोटी की तलाश में अलग होने लगे। पोपटी का परिवार बड़ौदा के लिए निकला। जो अभी जुड़े हैं
सिंधु नदी, गिद्दू बंदरगाह, हैदराबाद और हैदराबाद की विक्टोरिया गाड़ी। विक्टोरिया को याद करके पोपटी लिखती हैं, लाहौर के तेज तांगों, बनारस के इक्कों, हरिद्वार की साइकिल रिक्शाओं, दिल्ली के ऑटो रिक्शाओं, इंदौर की फूलों से सजी गाड़ियों, मैसूर की ट्रॉलियों और बंबई की टैक्सियों में घूमी हूँ। पर जो आनंद हैदराबाद की विक्टोरिया गाड़ी में घूमने को मिलता था, वह इन सवारियों में खाक मिलता है। बंटवारे के बाद पोपटी का एक भाई दिल्ली चला गया और एक सिंध में रहा। फिर एक भाई लंदन में, दूसरा सिंगापुर में, तीसरा कोरिया में। पूरा परिवार भटक गया। 20-20 साल बाद सभी सुखी और संपन्न हुए, पर मन में बेचैनी रही। अन्य सिंधियों की तरह पोपटी भी कहती हैं, सिंध में आकर हम सिंधी राजनीति दृष्टि से अनाथ और सांस्कृतिक दृष्टि से मानो भिखारी हो गए। सिंधी कवि अपनी आवाज खोता जा रहा है। सिंधी लेखक भविष्य में अंधकार दिख रहा है। आजकल सिंधी अपनी संतान को भाषा, साहित्य और संस्कृति की वसीयत देने के बजाय मकान और पैसा जोड़कर देने की सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल की स्मृति ताजा है, पर आने वाले कल के लिए कोई सपना मेरे पास नहीं है। पोपटी के कविता संग्रह माँ सिंधिर से एक छोटी सी कविता जो भारत की कई भाषाओं में अनुदित हुई, माँ बेघर सिंधिर। अनारकली को दीवार में जिंदा दफन होना पड़ा। भारत की दुल्हन दिल्ली और मेरा घर जोड़ने वाली मोहेंजोदड़ो की सभ्यता। फिर भी मैं सिंधिन दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और कोई भी राज्य मुझे पसंद नहीं करता। यह कविता पूरे सिंधी समाज का दुख और तकलीफ बयान करती है। हालांकि कुछ वर्षों बाद जो नया संस्करण आया, उसमें इस कविता की आखिरी लाइन, और कोई भी राज्य मुझे पसंद नहीं करता, ये उन्होंने स्वयं ही हटा दी थी, क्योंकि समय लगता है कहीं न कहीं फिर से ठिकाना ढूंढकर एक दूसरे के साथ वो संपर्क बनाकर मिलजुल के रहने में। और कुछ वर्षों के बाद सिंधियों ने और अन्य सभी समाजों ने जिस तरह हिल मिलकर रहना शुरू किया, इसलिए उन्हें भी लगा होगा कि अब इस पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। 1948 से ही पोपटी के लेख साहित्यिक साप्ताहिक हिंदवासी में प्रकाशित होते थे। 1960 में उन्हीं की ओर से पोपटी ने भागवत का अनुवाद किया। इसी वर्ष पोपटी की नियुक्ति बांद्रा के नेशनल कॉलेज में व्याख्याता के पद पर हुई। यह कॉलेज खुशीराम कुंदनानी जी की जी तोड़ मेहनत से खुला था। पोपटी ने समय के युवाओं कथा सुनने जैसी बात है। उस समय के सिंधी छात्रों का जीवन अजीब ढंग से बीतता था। मैंने कुछ छात्रों को पैरों में नाड़े से बंधी टूटी चप्पल पहनी, एक हाथ में दोपहर का खाना और दूसरे हाथ में सामान का थैला लिए हुए रखा देखा। कोई सुबह दूध की बोतलें पहुंचाकर खाली बोतलों से भरी थैली ले आता था, तो कोई थैले में कप प्लेटें डालकर लाता था, ताकि कॉलेज से लौटते हुए रास्ते में रुककर उन्हें बेचता चले। बहुत से छात्र कॉलेज के बाद दुकान या ऑफिस में नौकरी करते थे। कोई अजमेर से चप्पलें मंगवाकर फुटपाथ पर बेचने के लिए बैठ जाता था। स्थानीय विद्यार्थी कई बार हमदर्दी की बजाय ठिठोली करते थे, क्योंकि वहां खार और सांता क्रूज के बंगलों में रहने वालों के बच्चे पढ़ने आते थे। अब 7वां हिस्सा है सिंधियत आंदोलन में भागीदारी। 1961 में पहली बार पोपटी ने गांधीधाम में आयोजित सिंधी साहित्य सम्मेलन में
एक बैठक की अध्यक्षता की। यहीं से पोपटी का सिंधियत आंदोलन का सफर शुरू हुआ। लेखक और विचारक कीरत बाबा, एच उत्तम और अन्य सक्रिय लेखकों के साथ पोपटी भी इस आंदोलन में जुड़ गए। घर से निकलने पर पोपटी को दो बातों का एहसास हुआ। एक तो कोई भी कैसा भी हो, नारी की ईमानदार भावनाओं का फायदा उठाता है, और दूसरा, नारी का नारीत्व उसे अनेक कारणों से आगे आने से रोकता है। पोपटी मर्दों की टोली में मर्द बनकर ही कार्य करती थी। अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा के कार्यकारी समिति में वो बहुत व्यस्त थी। विभिन्न व्यवहार और मूड वाले लेखकों की लंबी फौज में मुख्य रूप से पोपटी ही एक अकेली महिला थी। भोपाल में देवनागरी सिंधी के बहिष्कार का आंदोलन, गांधीधाम में भूख हड़ताल, लिपि के लिए भूख हड़ताल, चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल यात्रा, सिंधियत के प्रचार के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकना, पोपटी ने सब कुछ किया। उन्हें अनुभव हुआ कि सिंधियत के प्रति गहरी संवेदना के कारण लोग पैसे, समय और मेहनत के मामले में तो उन्हें ठगते ही हैं, औरत होने के कारण उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाते हैं। फिर कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े, आराम पसंदगी, धन कमाने की होड़ भी आड़े आ गई। परिस्थितियों को देखते हुए पोपटी ने इन प्रवृत्तियों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। अब 8वां हिस्सा है अकेली औरत और लेखिका के रूप में कटु अनुभव। अकेलापन पोपटी ने खुद चुना था अपने लिए, पर यह उनकी इच्छा नहीं थी। कुरीति के खिलाफ आवाज थी, पर इसका नतीजा था अकेलापन। यह पोपटी की हिम्मत थी कि उन्होंने ढकी छुपी जिंदगी नहीं जी। पुरुषों से घिरे साहित्य जगत में बेबाक होकर बोली और बेबाकी से लिखा भी। मुंबई की एक साहित्यिक संस्था की बैठक में जब एक लेखक ने किसी कहानी पर टीका टिप्पणी करते हुए औरतों द्वारा रेजर से, उस्तरे से टांगों के बाल साफ करने की बात कही, तो पोपटी से रहा नहीं गया। उन्होंने इन असभ्य शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई और कहा, यह साहित्यिक मंडल की बैठक है, किसी लफंगे का आंगन नहीं। कहती हैं, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री का मजाक उड़ाए तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे चरित्र की ओर कोई उंगली उठाए तो मैं उसका हाथ काट डालना चाहती हूँ। पोपटी की इस बात से जुड़ी एक और घटना है इस आत्मकथा में। जब भोपाल सम्मेलन के दौरान कुछ लेखक सपत्नीक आए थे, तब एक लेखक ने पोपटी से कहा, यहाँ सब जोड़े जोड़े हैं, चाहो तो तुम भी किसी को। उस लेखक की बदतमीजी को मजाक कह सब हंसने लगे। लेखक की तो चमड़ी ही जैसे उधेड़ डाली। इसी तरह की एक और घटना का जिक्र वो करती हैं। एक साहित्य सम्मेलन में पोपटी को कालिदास पर व्याख्यान देना था। व्याख्यान के बाद एक नवयुवक ने पोपटी से हंस के कहा, आप कुंवारी हैं, आपके ज्ञान से तो लगता नहीं है। लेखिका और वह भी अविवाहित, उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, यह भी समाज ही तय करेगा। शायद ऐसे सवालों की वजह से ही अधिकतर लेखिकाएं मुक्त मन और विचार प्रकट करने से स्वयं को रोकती है। 9वां हिस्सा है औरतपन पर गर्व। पोपटी को किसी से डर नहीं लगता था, पर फिर भी अन्य औरतों की तरह उन्हें भी अपने चारों तरफ एक लकीर खींचनी पड़ी, एक बाड़ बनानी पड़ी। स्त्री पर बंधन का वे विरोध करती हैं, परंतु मानती हैं कि स्त्री के लिए समझदार बनना, सही और गलत की स्वयं पहचान करने के
योग्य बनना आवश्यक है। इसी संदर्भ में वे बताती हैं कि रात को कहीं से भी मैं अकेली लौटना पसंद नहीं करती। शादीशुदा औरत मुझे कहती है तू डरती है, और मर्द कहता है तू तो मर्द है ना, और मुझे दोनों की बुद्धि पर हंसी आती है। जो स्त्री यह कहे कि वह स्त्री नहीं है, या फिर ऐसा आभास दे कि वह मर्दों का जवाब है, वह एक नंबर की मूर्ख है। जिस प्रकार पुरुष को अपने पुरुषत्व पर गर्व है, ठीक वैसे ही मुझे अपने स्त्री होने पर गर्व है। यहाँ पोपटी उन औरतों को भी जवाब देती हैं जो पुरुष की बराबरी करने की होड़ में नारीवादी होने का गलत अर्थ निकालती हैं। पोपटी की निडरता और बेबाकपन उनकी रचनाओं में भी झलकता है, चाहे वह उनकी कहानियां हो या कविताएं, लेख हो या उपन्यास। उनकी यह बोल्डनेस नारीवाद का नारेवाद के रूप में प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती, बल्कि समाज और राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी वे अपने सशक्त विचार बेबाकी से प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानी दाग। एक बांझ स्त्री ट्रेन में एक अनजान पुरुष की हरकतों को यह सोचकर नहीं रोकती कि वह तो बांझ है, उसका पति इसी वजह से उसे प्यार नहीं करता। सभी ताने देते हैं। कुछ समय बाद मां बनने पर वह अपने बच्चे की बाह पर उस ट्रेन वाली आदमी की बाह वाला निशान देखती है, तो उसे टेल्कम पाउडर से मिटाने की बेकार कोशिश करती है, पर अपने पति को असलियत नहीं बताती। उनकी एक कविता नाभि के नीचे डिबिया स्त्री अंग पर लिखी हुई बेबाक कविता है। उनकी ये रचनाएं सिंधी और भारतीय साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। अब जिंदगी की शाम। पोपटी ने जिंदगी में चंचल बच्ची से अल्हड़ युवती और कर्मठ औरत तक का सफर तय किया। एक एक करके परिवार वाले बिछड़ते गए। सिंधियत के जिस उद्देश्य को सामने रखकर पोपटी ने कई साल दिए, वह उद्देश्य भी उन्हें पूरा होता नजर नहीं आया। अपनी आत्मकथा के आखिरी पन्ने पर पोपटी के मन में दबे कई तथ्य और अनुभव इन पंक्तियों में समाये हैं। ईरान में तो एक ही महमूद गजनवी हुआ और एक ही फिरदौसी, पर सिंधियों में तो सैकड़ों फिरदौसी हैं जिनकी कद्र नहीं हुई। योग्यता और ईमानदारी का सम्मान करने वाले लोगों का सिंधियों में वैसे भी अकाल है। कम से कम मुझे तो इस बात का कड़वा अनुभव है। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया उन्होंने ही ठगा है, जिनसे अधिक उम्मीद की वही इंसानियत से खाली निकले। खैर, छोटी से बड़ी होने तक बहुत संघर्ष किया, अब थक गई हूँ। संसार से जाने का मुझे दुख नहीं होगा, ना तो किसी वस्तु का, न किसी बात का, न ही किसी व्यक्ति का आकर्षण है जो मुझे अधिक जीने के लिए रोक सके। यह मेरी जिंदगी की शाम है जिस पर रात की परछाई आ चुकी है। हम भी विदा होंगे, आखिर स्मृति की गलियों में कितना भटकेंगे। पोपटी का दर्द इन शब्दों में भी महसूस होता है। सच सूली पर चढ़ता है और सच बोलने वाले भी फांसी पर चढ़ जाते हैं। सत्य तो नहीं मरता, पर सच कहने वाले कुछ परिस्थितियों में अपना कुछ हिस्सा मरवा देते हैं, कत्ल करवा देते हैं। मेरे हृदय के भी कुछ हिस्से सूली पर चढ़े हैं। मन के दुखों ने पोपटी को दुख तो दिया, पर उन्होंने हमेशा हंस के मुकाबला किया। कैंसर से जूझती पोपटी के नजदीक से 2 बार मृत्यु गुजरी। शारीरिक पीड़ा से हार कर कभी कभी हथियार भी डाल दिए, आत्महत्या का विचार भी आया, पर फिर होश और हौसला रखते हुए मौत से आखिरी दम तक लड़ी। सिर्फ लड़ी ही नहीं, बल्कि नवंबर
1978 में बीमारी से अपनी पहली लड़ाई के दौरान हो रही तकलीफ को उन्होंने अपने कलम की ताकत बनाते हुए अस्पताल के बिस्तर पर ही आत्मकथा लिखनी शुरू की। वे कहती हैं, जीवन का अंत चाहते हुए मैंने अपने जीवन की शुरुआत के बारे में लिखा और ऐसे ही आत्मकथा लिख डाली। सिंध की लेखिका महताब महबूब पोवर्टी की इस जिंदगी की शाम पर रात की परछाई वाली अभिव्यक्ति पर उनके लिए लिखती हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि शाम के बाद जो रात आती है उसके दामन में चमकते तारे हैं जिनकी टिमटिमाती रोशनी उनको कभी भी अंधेरे में गुम नहीं होने देगी। उनके सुंदर मन मंदिर में रोशन लौ को कोई भी तूफान बुझा नहीं पाएगा। इन पन्नों में पोवर्टी की निजी जिंदगी, सामाजिक जिंदगी, सिंधी सामाजिक परिवेश, भारत की स्वतंत्रता, भारत का बंटवारा, विस्थापित सिंधी समुदाय, सिंधी समाज का दर्द और संघर्ष, सिंधी स्त्री का दर्द और संघर्ष और भी न जाने क्या क्या समाया हुआ है और उनसे न जाने क्या क्या लिखना रह गया है। मेरा उद्देश्य उन रिक्त स्थानों को तलाशने का नहीं बल्कि पोवर्टी को आप सब तक पहुंचाने का है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक अलग ही क्षेत्र की, हमारे ही प्रदेश की और हमारी ही संस्कृति से जुड़ी हुई एक व्यक्ति की गाथा आपने हमारे साथ शेयर की है, प्रस्तुत की है। और जब आप परिचय बता रहे थे तभी हमें महसूस हो रहा था कि कितना बड़ा व्यक्तित्व ये जो आज हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट होने वाला है। तो इतनी बड़ी लेखिका, हमारा ये दुर्भाग्य है, मैं तो अपने आप से ही कहना चाहूंगा कि अभी भी हमें कितने सारे हमारे सर्जकों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम अपनी भाषा और अपने क्षेत्र से ही मर्यादित उसकी मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो हमें पता ही नहीं था कि इतने इतने बड़े सर्जक जिन्होंने पहली सिंधी आत्मकथा महिलाओं में अपने सिंधी आत्मकथा के दौर को भी हमारे इस व्याख्यान में शामिल किया। तो सिंधी आत्मकथा का एक विकास, उसकी विकास रेखा को भी आपने अंकित करने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी तरीके से उनका एक परिचय दिया, उनके आवाज भी हमें सुनने मिली, वो भी हमारे लिए बड़ा सद्भाग्य है। और जब आप उनके नाम के बारे में सिंधी शब्द की स्पष्टता कर रहे थे, तभी मुझे खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि कच्छी में भी पोपटी का वही अर्थ है जो सिंधी में है। और हम भी पोपटी यानी जो तितली है, गुजराती में पतंगियों, फीमेल पतंग तितली जो है उसको ही पोपटी कहते हैं। और पोपटी रंग भी तो हम उसी को ही कहते हैं। तो मुझे लगा कि सिंधी और कच्छी, जैसे हम कच्छी है तो कितना अपनापन सा लगा उस नाम में भी। और मैंने ज्यादा सिंधी सुनी नहीं है। जब मैं आकाशवाणी में काम करता था तब जब उद्घोषक था तो इतना ही सुनते थे कि आकाशवाणी जो ही भुज केंद्र आहे अने पेशा करियो जी खास खास खबरों, ऐसा ही कुछ छोटा सा सुनते थे और ज्यादा कुछ सुना नहीं था। मुझे लगता है कि कुछ 2-4 लफ्ज आप सिंधी में भी कहें पोपटी जी के बारे में, या फिर आप पोपटी जी हो तो अपनी बात कुछ लफ्ज, जैसे अगर आप पोपटी जी हैं तो आप सिंधी में अपनी बात कैसे करेंगे? तो हमें ये थोड़ा प्लीज अगर 2 मिनट। पोवर्टी होना सिर्फ पोवर्टी की बस की बात है। हमारे बस की तो वो बात हो नहीं सकती, पर फिर भी
कुछ एक वाक्य सिंधी में अवश्य कहो। पोपटी सां मिलण जो मौक़ो मूंखे मिलंदो उहा बि मूंखे ख़बर न हुई, छो जो जॾहिं विद्यार्थी तौर असां पढ़ंदा आहियूं, असां केतिरनि ई लेखकनि खे कवियुनि खे पढ़ंदा आहियूं, पर उन्हनि जा लफ़्ज़ पढ़ंदा आहियूं, वधि में वधि उन्हनि जा फोटा ॾिसंदा आहियूं। अॼोकी जेका जनरेशन आहे उहा इन मामले में ॾाढी भाग्यशाली आहे जो हू ऑनलाइन एतिरो घणो मटीरियल ॾिसी सघनि था, हू मुसाफ़िरी करे सघनि था, हू एतिरनि कार्यक्रमनि में हिस्सो वठण लाइ शागिर्द हूंदे बि अलॻि हंधनि ते वञनि था। पर असां जॾहिं शागिर्द हुआसीं त मां नथी सम्झां त असांखे को एतिरा सभु बच मिलिया, अञा एतिरी साइंस जी टेक्नोलॉजी जी तरक़ी कोन थी हुई, पर तॾहिं बि मां बेहद ख़ुशकिस्मत आहियां, छो जो स्टूडेंट जे रूप में पोपटीअ जी जेका कहाणी तिरखणी पढ़ी हुई, तिरखणी मतलब जो फिसल जाए चलते चलते, तिरखणी स्लिपरी जो स्लिप हो जाए, उहा हिकिड़ी ॾाढी शानदार कहाणी आहे। हिकिड़ी नंढी छोकिरी जेका ॾाढी घबरायल, ॾाढी ॾकियल रहे थी पंहिंजे परिवार जी हालतुनि जे करे, उनमें कॉन्फिडेंस जी, विश्वास जी कमी आहे, उन छोकिरीअ ते उन्हनि उहा कहाणी लिखी हुई। त उन कहाणी ज़रिए पोपटीअ सां ॼण पहिरीं जेका आहे उहा गॾिजाणी थी, पर मूंखे उन्हनि सां मिलण जो मौक़ो मिलियो। जीअं मूं चयो न त जो लिखण पढ़ण जो शौक़ु नंढे हूंदे खां रहियो, ऐं पोइ मां जीअं साहित्य तरफ़ जुड़ियसि त जिन ॿारनि और जिन राइटर्स खे असां ॾिसंदासीं उन्हनि सां गॾु वेहण जो मौक़ो, उन्हनि सां गॾु कार्यक्रमनि में उथण वेहण जो तरीक़ो मौक़ो मिलियो, ऐं अहिड़ी तरह मूंखे 2 भेरा पोपटी हीरानंदाणी जी सां मिलण जी जी कोई नॉइस आ रहा है। ऑडियो अच्छा, ऑडियो डिस्टर्ब कुछ ज्यादा है, सुनाई दे रहा है ठीक से? जी बिल्कुल मैडम, आपका बिल्कुल। वॉइस क्लियर, आपका वॉइस जी क्लियर। जी ओके जी ओके। जी त कंहिं साहित्यिक कार्यक्रम में न, पर मूंखे उन्हनि जे घर उन्हनि सां 2 दफ़ा मिलण जो मौक़ो मिलियो। जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त उन्हनि कैंसर थी पियो ऐं उहे चङा साल बीमार रहिया, त उन्हनि ॿाहिरि निकिरणु लॻभॻि छॾे ॾिनो हो। पर मां 2 दफ़ा जॾहिं बॉम्बे वियसि त हिकिड़ो भेरो 1995 1995 में जुलाई में उन्हनि सां मिलियसि, ऐं उन खां पोइ 2005 में सॉरी 2002 में जॾहिं असां प्रोफेसर्स रिफ्रेशर कोर्स जे लाइ वियासीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी, त मां ऐं सिंधीअ जी हिकिड़ी ॿी राइटर आहिनि, ॾाढी सुठी विद्वान आहिनि, डॉक्टर कमला गोकलाणी, असांखे ख़बर पई त पोपटी दीदी ठीकु न आहिनि, त असां उन्हनि सां मिलण वियासीं। उहा मुलाक़ात असांजी पोपटी दीदीअ सां आख़िरी मुलाक़ात थी, छो जो टिन કોઈનો सालनि માઇક खां पोइ ચાલુ છે રમજાનભાઈ, બધાને બંધ કરી દો પછી મેડમ ચાલુ કરી લેશે પોતાનો પાઠ। जी 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 બધાના બંધ છે સર, હું મારો જ બંધ કરી દઉં, મારામાં બીજો અવાજ આવે। सॉरी त मूं ॿुधायो पई त छो जो 2002 में उन्हनि सां जेका गॾिजाणी हुई उहा मुंहिंजे लाइ ऐं कमला दीदी ॿिन्ही जे लाइ तमामु ख़ासि रही, छो जो जंहिं पोपटीअ जी सभु ॻाल्हि कनि था हुआ सिंध जी मारोई, हिकिड़ी बहादुर औरत, उनखे असां हिकिड़ी बीमार इंसान जे रूप में ॾिठो, पर इन जे बावजूदि असां सां मिलंदे ॼण उनमें हिकिड़ो नओं उत्साह बि आयो, ऐं उन सां जुड़ियल 2 यादूं आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर करे रही आहियां। पंहिंजे रूम में जिते हू सोफ़ा ते वेठा हुआ, कुर्सी सोफ़ा टाइप जेका थींदी आहे हुन ते, उन जे पासे में मूंखे वेहण जो मौक़ो मिलियो। ॻाल्हाईंदे हुननि साम्हूं दरी जेका आहे हुननि जे घर जी उहा ॾेखारी, कोलाबा जे एरिया में हुननि जो घर हो,
मूंखे दरी ॾेखारे चयो त हीअ उहा ई दरी आहे। जॾहिं मुंहिंजो मन ॾाढो कचो थी पवंदो हो, जॾहिं मूंखे लॻंदो हो त हाणे मुंहिंजे लाइ जीअण दर्द जे करे ॾाढो ॾुखियो आहे, त मां इहा ई दरी आहे जंहिं मां मूंखे लॻंदो हो त मां हेठि टपो ॾेई छॾियां, पर मूं जीअण छॾियो न। त असां हुनजी उहा दुख भरी जेका तकलीफ़ हुई उनमें उनखे ॾिसण, पर उन सां गॾु उनजे पके इरादे खे ॾिसण, उहा ॼण मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे जीवन जी हिकिड़ी पाण जेको चवंदा आहियूं भई छपियल छाप ओड़ी थी वई। ऐं हिकिड़ी ॿी ॾाढी ॾाढी अनमोल जेका यादि उन्हनि सां जुड़ी उहा इहा त कमला गोखलाणीअ उन्हनि खे चयो दीदीअ त पोपटी दीदी तव्हां नंढा हुआ त तव्हांजी माउ जेका तव्हांखे लोली सुनाईंदी हुई, लोली माना लोरी, उहा प्लीज़ ॿुधायो। त पोपटी दीदीअ असांखे ओॾी महिल उहा लोरी ॻाए ॿुधाई हुई। असां वटि डिजिटल कैमरा त न हो, पुराणा जेके असां रेगुलर कैमरा यूज़ कंदा हुआसीं, असां ओॾी महिल उहो फोटोज़ वरिता हुआ ऐं मुंहिंजे लाइ अॼु उहे जेके फोटा आहिनि उहे तमामु प्यारी यादि आहिनि, छो जो 95 में सोफ़ा ते हिते पोपटी वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जे पासे में मां वेठी आहियां। पर जॾहिं 2002 में मां उन्हनि सां गॾियसि त पोपटी सोफ़ा ते आहिनि ऐं मां उन्हनि जे पेरनि जे पासे खां उन्हनि खे बिल्कुलु फाकुर मतिलबु गले लॻाना, उन्हनि खे फाकुर भरे उन्हनि सां गॾु वेठी आहियां। त हुननि पहिरियों भेरा मूंसां मिली, उन खां पोइ ॿियो भेरो मिली ऐं हेतिरो मूंखे पंहिंजे दिलि जे क़रीब आंदई। इन करे पोपटी रुॻो सभिनी खे न, मूंखे बि ॾाढी दिलि सां अज़ीज़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ तमामु तमामु वॾी इज़त ऐं मान आहे। ऐं अॼु इन करे जॾहिं हीअ सीरीज़ जी ॻाल्हि निकिती ऐं तव्हां ॻाल्हायो तो हकीकत में हमारे सामने थोड़ा संकट था कि हम कौन सी पुस्तक को चुने, क्योंकि हम पहली बार सिंधी साहित्य की बात इस श्रेणी में कर रहे थे। एक तरफ मन में मोह था सूफी कविता पे बात करने का, शाह लतीफ की कविता पे, दूसरा था कि जो विभाजन कविता है, विभाजन साहित्य है, हम उस पर बात करें, और तीसरा जो था पोपटी हीरानंदानी जी की आत्मकथा पे बात करें। तो जो हम कहते हैं कि दिल तो तीनों जगह जुड़े हुए थे, लेकिन शुरुआत हमने पोपटी जी से की है और मैं आप सबकी इसलिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे भी एक मौका मिला फिर से उनकी आत्मकथा को उनके साथ साथ पन्ने दर पन्ने चलने का उनके सफर में। बहुत धन्यवाद रमजान, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर परेश जी, प्रिंसिपल सर, थैंक यू। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जैसे हमारे सभी अभिभावक जो साथ जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने आपकी बात नहीं समझी होगी। सिंधी में जिस प्रकार से आप बोल रहे थे तो मैं लोभ टाल नहीं सका और मैंने और आपने अपने साथ जुड़ी हुई लेखिका की यादों को सिंधी में बताकर हमें भी उनके साथ इस प्रकार से जोड़ दिया। कुछ जो बातें शुरू से हुई उनकी आत्मकथा के बारे में, तो जैसे पिता का देहांत होना, इतना बड़ा परिवार का होना, जिम्मेवारियों का होना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बात है, दिस इज़ अ कॉमन फैक्टर जो है वो कितनी सारी महिलाओं के साथ या भी एज़ पैरेलल पुरुष के साथ भी, मुझे भी मेरी बड़ी दीदी याद आ रही थी जो पढ़ नहीं पाई, जो हमें पढ़ाने के लिए, घर की ज़िम्मेवारियों के लिए। तो ऐसी कितनी महिलाएँ होंगी जो घर में अगर बड़ी हैं तो घर की ज़िम्मेवारियों को उठाने के लिए वो उम्र से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ज़िम्मेवारियाँ जो हैं उन्हें जो बड़ा कर देती हैं। लेकिन इस सभी के बावजूद वो जिस प्रकार से पढ़ी-लिखी, जिस प्रकार से उन्होंने अपना आत्मविकास किया और अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई सिंधी साहित्य में न केवल, अपितु भारतीय साहित्य में और विश्व साहित्य में। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में भी एक प्रेरणात्मक आत्मकथा है हम सभी के लिए कि किस प्रकार से संजोगों के सामने, परिस्थितियों के सामने न हार कर एक महिला अगर ऐसी-ऐसी परिस्थितियों में अपना विकास कर सकती है, तो हम तुरंत फरियाद कल जो पोलियना की बात होने वाली है, तो उसके साथ इसके लिंक मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम छोटी-छोटी बातों पे फरियाद करना शुरू करते हैं,
तो ऐसी कथाएँ हमें फरियाद करने से बल्कि हमें कहती हैं कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहो तो मुश्किलों को हटाकर तुम भी आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारी बातें हमने सुनी है आपके पास से। मैं चाहूँगा कि हमारे रावल सर और अन्य जो हमारे अभिभावक हैं, वो भी अपने मन की बात करें, तो हमें आनंद होगा। डॉक्टर रावल सर। તો મારાથી પણ બહુ જૂના સમયથી સિંધી સાહિત્ય ભણાવી રહ્યા છે મેડમ. અને અ, બને એવું છે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જે સિંધી સાહિત્ય ભણતા હોય અને મેડમ હોય, આ લોકોનું કારણ કે બીજે ક્યાંય સિંધી સાહિત્ય ભણાતું નથી. એટલા માટે થઈને એક નાનકડું જ સર્કલ રહે. એટલે ઘણા વખતથી એવી ઈચ્છા ત્યાં શરૂ કર્યું ત્યારથી આ નવું પ્લેટફોર્મ COVID-19 ને કારણે આપણને મળ્યું. તો એને કારણ કે સિંધી, શાહ લતીફની તમે વાત કરી તો આપણી બધી જ લવ સ્ટોરીના જુદા જુદા એંગલથી શાહ લતીફે જ લખેલી છે. અને પછી બાકી બધા એને હીર રાંઝા હોય કે સોણી મહિવાલ હોય, કે ઓરિજિનલ તો શાહ લતીફમાંથી આવે છે. અને પછી આગળ આગળ તો એ વાત એણે બધા પ્લોટ એમાં એ બાબતમાં કરેલા છે. જો એ ઇંગ્લેન્ડમાં જન્મ્યો હોત ને ત્યાં એણે આ બધું લખ્યું હોત તો શેક્સપિયરને પેરેલલ મૂકી દેત એને. પણ હવે કારણ કે આપણે ત્યાં તો કોઈ આવીને હા સાંભળું એની પણ આપણે અંતિમ ક્રિયા કરી નાખીએ, આવું કરવા વાળા છીએ આપણે. એટલે ખરેખર ખૂબ મજા આવી અને તમે ધીરે 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 ગ્રીપ લેતા ગયા. અને મને તો છેવટે જે રમજાને અપીલ કરી કે ભાઈ તમે હિન્દીમાં બોલો, તો મને એવું લાગે છે કે તમે આખું હિન્દીમાં બોલ્યા હોત તો અમને સમજાઈ ગયું હોત. કારણ કે જી, એમાંથી જી, સાચા જી। સાચા વર્ડ્સ તમારા અંદરથી ધબકાર હતો એ આવતો હતો, એ ગમ્યું રિયલી. જે ઉપર પ્રિયંકા ચોપરાનો એક ઇન્ટરવ્યુ જોયો હતો, એ બોલતી હતી, ઇન્ટરવ્યુ નહોતો પણ એ 7-8 મિનિટનું એની સ્પીચ હતી. એની અંદર એ કહે છે કે એ આફ્રિકામાં કામ કરતી, ગામડાઓમાં કામ કરતી ત્યારે એના ફાધર ને મધર બંને ડોક્ટર, અને આ ટીનેજર છોકરી હતી. અને એનો ભાઈ, આ બે જણા થઈને કામ કરતા હતા. કે હું જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકે કામ કરતી, અને જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ તરીકે હું કામ કરું ત્યારે મને ખબર પડતી ત્યાં જે છોકરીઓ આવતી એને જોઈને કે આ લોકો કેટલા શું કહેવાય ખરાબ રીતે ઉછરેલા છે અને અમે કેટલા પ્રિવિલેજ ક્લાસમાં છીએ એ ખ્યાલ આવતો હતો. કે ખરા અર્થમાં એના ઘરમાં છોકરા છોકરીનો ભેદ નહોતો ને એવી રીતે પ્રિયંકા ચોપરાને ઉછેરવામાં આવેલી હતી. અને એ છોકરા છોકરીનો ભેદ નથી પણ પોતાનું સ્ત્રીત્વ જાળવી રાખે છે. એક્ઝેક્ટલી એવી પેરેલલ સ્ટોરી આ હીરાનંદાનીની લાગતી હતી કે એ પોતે એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે અને પોતે સ્ત્રી છે એનું ગૌરવ છે, અને નારીવાદી કઈ પોસ્ટરો લઈને નીકળવું પડે એવું નથી. નારીવાદી થઈ ગઈ ઓટોમેટિક એમ એના હોવાથી એ આખી વાત એના જીવનમાંથી ઉપસે છે. અને તમે એને એવી જ રીતે સરસ રીતે રજૂ પણ કરી છે. અને એના પોતાના બોલ્ડ કેટલાય વિચારો જે હતા એ સાચા જ છે કે તું વરરાજો કહેવાય પણ તું તો વેચાવા આવ્યો છે, તું તો ભિખારી છો, એવું એમનું માનવું ખૂબ જ સાચું છે. અને એ કદાચ એના માટે થઈને બિચારી કદાચ આપણે એમ કહી શકીએ કે 100 વર્ષ વહેલી જન્મી ગઈ. એને બદલે યુરોપમાં જન્મી હોત કે આવી કોઈ જગ્યાએ હોત તો એ વધારે સુખી હોત. એમ એને જે દુઃખ જોવા પડ્યા એ ન જોવું હોત. પણ તેમ છતાંય પોતાના દુઃખોની વચ્ચેથી એક લાંબુ આયુષ્ય અને લાંબુ સાહિત્ય લોકોને આપી ગયા. એના માટે આપણે એના શુક્રગુજાર છીએ. અને આ શ્રેણીથી એના તમારા થ્રુ અમે એમના સુધી પહોંચ્યા એટલે તમારા પણ શુક્રગુજાર છીએ. જી સર, બિલકુલ. अन्य कोई मित्रों પણ પોતાની વાત કરવા ઈચ્છે તો જરૂર કરી શકે. अगर और कोई हमारे साथ, हाँ जी बिल्कुल। नमस्ते विनी मैम, नमस्ते रमजान सर। नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस कृति का परिचय हमको दिया और सिंधी आत्मकथा का बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में समझाया। इसकी बहुत खुशी है, मैं इसका आनंद व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। एक और बात मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे रापर में आप ले लो या फिर दयापर में ले लो, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। हमारी क्लोजेस्ट यूनिवर्सिटी आप अगर सुन लो तो वो बदीन प्रांत में है जो सिंध में, और कराची यूनिवर्सिटी का कैंपस बदीन प्रांत में है।
वहां से लखपत से तो अगर आप देख लो तो बहुत ही करीब हो जाएगा, रापर से भी खूब करीब है। तो अगर हमको एफिलिएशन उधर मिल जाता और ये जो क्या बात है क्या बात है। वो जो हम उम्मीद करते हैं ना कि हाँ कभी तो ये सरहदें टूटेंगी, है ना, हाँ कभी तो ये जो दूरियां हैं वो दूर होंगी। हाँ तो हाँ। कुलदीप भगवान करे कुलदीप ये कुलदीप भी नायर सब अच्छे से हो जाए। जी। कुलदीप नायर एवरी ईयर वाघा बॉर्डर पर जाते थे वो पर्टिकुलर डे को, और करते थे। बहुत सारे जो लोग वहां से यहाँ आए वो, और यहाँ से वहां गए वो वहां मिलते, पर ईयर एवरी ईयर वो मिलते। तो वो जो कंस्टिट्यूएंसी है जो जुड़ना चाहती है, उसका उसका पॉलिटिकल वजूद नहीं है। अदरवाइज तो कब के जुड़ चुके होते, क्योंकि यूरोप ने तो वर्ल्ड वॉर खेला, बाद में भी वो जुड़ गए, और हम लोगों ने तो वर्ल्ड वॉर नहीं खेला था। हाँ, फिर भी उसी समय 1 लाख लोग मर गए, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर से विस्थापित हुए जो वापिस अपने घर नहीं गए। सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 बार ये अवसर मिला सिंध जाने का। कवि कृष्ण राही ने एक जगह लिखा, कविता में ही लिखा था कि जो यहाँ जन्मे हैं वो भी सिंधी कहलाएंगे, भारत में जो जन्मे हैं, लेकिन जब वो सिंध देखने जाएंगे तो लोग ऐसा कहेंगे सिंधी आए सिंध देखने। तो कभी कभी हमारे जीवन में न सोची हुई अकल्पनीय बातें होती हैं, और मेरे लिए सिंध जाना जो है वो इसी तरह का अवसर था, जो जो जैसा में लिखा है सुनहले रुपहले पन्ने। तो मेरा जो सिंध जाना है वो भी मेरे जीवन के सुनहरे रुपहले पन्नों में से है। मुझे तो इसका जो हाँ जी मैडम नहीं, जी बस प्लीज मैं सॉरी। यही कह रही थी कि ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भारत में जन्मी हूँ, फिर भी मुझे सिंध जाने का अवसर मिला। मेरे बुजुर्गों की जन्मभूमि देखी, सभी लेखकों कलाकारों से मिली, ऐतिहासिक स्थल देखे, हमारी जो पुरातत्व स्थल हैं, मोहनजोदड़ो जो है वो देखने का अवसर मिला। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये दुःख भी था, और कहीं जो हम कहते हैं थोड़ी ग्लानि या गिल्ट भी रहा कि जिनका जन्म वहाँ हुआ, वो आज तड़प रहे हैं वहाँ जाने के लिए। एक बार जो हम कहते हैं कि अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को छूने के लिए, तो एक तरफ मैं खुशी से उछल रही थी कि मैं तो वहाँ नहीं जन्मी, तब भी मैं वहाँ जा रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये दुःख भी था कि सबको ये अवसर मिले कि वो जहाँ भी रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, सुख से रहें। लेकिन अपनी जन्मभूमि जो है, उससे बिछड़ना, वो तो हम जो कहते हैं अपने प्रिय से बिछड़ने से भी बड़ा दर्द है, अपनी माँ से बिछड़ने जैसा दर्द है। तो कभी ये अवसर सभी को मिले जो वहाँ रहते हैं, उनमें से भी कईयों की जन्मभूमि भारत है, कई यहाँ है जिनकी जन्मभूमि और अन्य जगहें हैं। तो कभी उनको अपने अपनी जन्मभूमि पर खुले दिल से, बिना डर के, बिना किसी कागज पत्थर के जाने का अवसर मिल सके। वो जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ना विश्व के स्तर पर, तो कोई एक दिन ऐसा भी होना चाहिए, नो बॉर्डर डे, और उस दिन लोग अपने अपने प्रिय जहां भी जाना चाहे, बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ, थोड़ी देर के लिए ही सही, बिना किसी बंधन के जा सके, और ये दुनिया तब सही मायनों में विदाउट बॉर्डर या बॉर्डरलेस हो सकती है। थैंक यू। बिल्कुल मैडम। आपके ये जो इतने मधुर स्वप्न है, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ऐसा भी दिन आए, क्योंकि किसी ना किसी को हमारे तो सद्भाग्य है कि हम यहीं से हैं, हमारी जन्मभूमि भी ये है। तो वी कैन जस्ट इमेजिन, हम कल्पना ही कर सकते हैं। वास्तव में जो महसूस होता है जिस व्यक्ति को, वो तो हमें सिर्फ यहाँ पे हमें कल्पना में ही हमें सोचना है। वी कांट फील दैट। एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे बिल्कुल फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस मात्रा में नहीं कर सकते जो वो महसूस करते हैं। तो ऐसा दिन जरूर आए। हम चाहेंगे कि वो सुनहरा दिन
मुझे ये जो टाइटल है मेरे जीवन के सुनहरे रुपहरे, ये पन्ने जो है वर्क जो, तो वो भी कितना पॉजिटिव लगा है कि देखिए उनके जीवन में आपने जैसे बताया कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी तकलीफें उन्होंने झेली हैं, लेकिन शीर्षक तो उन्होंने यही लिखा है, सुनहरे रुपहरे। देखिए कितना विधायक उनका अभिगम है कि उन्हें जो दिखाना है, उन्हें जो बताना है, आपने अंत में जो बताया कि फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट है। और उनकी मुलाकात पर भी आप जो बोले, आपने जो बात की उसमें भी उनका जो अभिगम हमें दिखा, वो भी हमें कुछ विधायकता की ओर ले जाता है। एक बात जो मुझे और पसंद आई वो ये है कि सामान्य तौर पे हम ऐसा समझते हैं कि ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो अपने सिद्धांतों में इतने फिक्स्ड होते हैं कि वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। वो अपने शादी के बारे में जो उन्होंने अपने मन में जो निर्णय लिए थे, अपनी बहन की छोटी बहन की शादी के लिए वो फ्लेक्सिबल भी थे। तो वो देखिए उन्होंने वो दहेज है, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि मैं अपने आदर्शों पर मैं कंवारी रह सकती हूँ, मेरी बहन को मैं कंवारी नहीं रख सकती। तो अपने आदर्शों को औरों पर, अपने स्वजनों पर थोपने की कोशिश उन्होंने नहीं की है। ये भी एक बहुत बड़ी बात जो मुझे अपील कर गई। ऐसी बहुत सारी बातें हमें जो यहाँ पे जानने मिली है। तो मुझे लगता है कि अभी इसका हिंदी अनुवाद तो हम ज़रूर से पढ़ेंगे और जी मैडम। रमजान, मैं एक और बात, सॉरी मैं आपको रमजान कहकर ही बुला रही हूँ, बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रैकेट में समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको एक विद्यार्थी यही के तौर प्यारा पे भी संबोधन देखा है। है। तो ये हम जो भी आपस में हैं, हम छोटे बड़े नहीं पर साथ में हैं, और इसी जी वजह से मैडम, आपको आपके पहले नाम से मैं बुला रही हूँ। बिल्कुल। परेश जी, एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस आत्मकथा की भूमिका में आती है, पोपटी लिखती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सभी गुजराती भाषी हैं, तो थोड़ा वो कनेक्शन भी वो फील करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो शुरुआत इस तरह करती हैं भूमिका में कि इंडो अमेरिकन सेंटर जो है उसके द्वारा एक वक्तव्य स्पर्धा रखी गई, और उसमें पोपटी को पहला पुरस्कार मिला, और जिसे दूसरा पुरस्कार मिला वो एक गुजराती भाषी लड़का था। थोड़ी देर के बाद वो लड़का उनके पास आया, उनसे उनकी जन्म की तारीख और अन्य जानकारियां ली, और फिर उन्हें बताया, कहा कि आप अगर बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात बताऊं, और नवंबर 1978 को आपको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी के कारण ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। भूपति ने कहा, इन सब बातों पे तो मैं भरोसा नहीं करती, और उन्होंने वो जो चिट्ठी लिख के दी थी उनको, वो उन्होंने फाड़ के वहीं पे फेंक दी। लेकिन वो बताती हैं कि कैसे आगे चल के उनके भाई की मृत्यु, उनकी बहन की मृत्यु, और भाई की मृत्यु का वो इतना आघात लगा कि जैसे उनका खाना पीना भी लगभग कम हो गया, बंद हो गया, और अचानक उन्हें पेट दर्द और वो सब तकलीफें होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सितंबर 1978 का समय था जब वो डॉक्टर के पास गए, और बहुत मशहूर डॉक्टर मोटवानी बॉम्बे में थे, जिन्होंने उन्हें सभी जांच करने के बाद बताया कि आपको तो कैंसर जो है, और उसका इलाज कराने के लिए सर्जरी करनी होगी। सितंबर की ये दर्द की बात है, और वाकई में नवंबर 1978 में वो एडमिटेड थी, और उन्हें वो सर्जरी करवाई। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जो वो लड़का मुझे मिला उसका नाम भी उन्होंने कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसने उसको कैसे जीवन और हॉस्पिटल के बेड, अपनी कमजोरी के कारण वो इलाज करा सके इस परिस्थिति में नहीं थी। डॉक्टर ने सोचा कि मैं इनको कैसे हिम्मत दिलाऊं, तो डॉक्टर ने कहा कि जो तुम सबसे अच्छा काम करती हो ना, उस पे कंसंट्रेट करो और लिखो। और पोपटी तब बेड पे बैठी ही कागज लिखी, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि मृत्यु के जैसे मैं अंत समय देख रही थी, लेकिन मैं लिख रही थी अपनी जीवन की शुरुआती दिनों के बारे में, और इस तरह ये आत्मकथा
की गई, लेकिन आत्मकथा की शुरुआत उस गुजराती लड़के से होती है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कैसे जो इत्तेफाक जुड़ते हैं, कभी हमारा ध्यान भी न जाए। लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको ये बात भी बताऊं जो उनके जीवन का महत्व है। जी, जी। जितना अच्छा व्याख्यान रहा, उतनी ही अच्छी ये चर्चा रही आपके साथ और बड़ा मज़ा आया आपके साथ इस प्रकार से जुड़कर और एक ऐसी शख्सियत को इस प्रकार से उनके साथ भी जुड़कर, क्योंकि हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि वो पोपटी जी आज नहीं है हमारे बीच। वो अक्षरदेह में भले ही ना हो, लेकिन अक्षरदेह में और आप जैसे साक्षरों के रूप में वो हमारे साथ सदैव रहेंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ आज हम अपनी श्रेणी को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। अगर और किसी को कुछ बात कहनी हो, तो बिना झिझक के वो कर सकते हैं। अन्यथा हम कल की एक छोटी-सी मैं बात कर लूँ। कल हमारी इस श्रेणी का 22वाँ जो मणका है, उसमें पोलियना की बात होने वाली है। एलिनोर पोर्टर की एक बहुत ही विधायक कृति पोलियना, उसके बारे में हमारे साथ जुड़ेंगे प्राध्यापक कविताबा झाला, जो कि मुंद्रा की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के गुजराती विषय के प्राध्यापक हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी के साथ कल हम इस श्रेणी को, इस श्रृंखला को आगे लेके जाएँगे। आज की श्रृंखला को बहुत ही आनंद के साथ और एक बड़ी शख्सियत की बात, एक और बड़ी शख्सियत के पास से सुनने के आनंद के साथ और गौरव के साथ हम यहाँ संकलित करना चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेमी सदारंगानी जी कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत को लेकर आए, प्रस्तुत किया, उनके जीवन को हमारे साथ, हमारे सभी अभिभावकों के साथ इस प्रकार से बाँटा है। तो हमारे साथी भी उनका जीवन पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। कई सारे जो श्रोता अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से भी इस श्रेणी इस श्रृंखला को, आपके व्याख्यान को सुनेंगे और ऐसी एक कृति का अभिभावन वो करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में शाह अब्दुल लतीफ का रिसाला लेकर भी आप हमारे साथ जुड़े और भी कृतियाँ लेकर आप हमारे साथ जुड़े, ऐसी अपेक्षा के साथ आपको वंदन करते हुए हम इस श्रृंखला को आज यहाँ पे संकलित करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन आपका और बहुत-बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमजान जी, डॉक्टर परेश रावल जी, रापर कॉलेज का समस्त स्टाफ, सभी साथीगण जिन्होंने इस श्रेणी को इस तरह सामने लाने के लिए मेहनतें की हैं, समय दिया है और वे सभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े सुनने के लिए। और यहाँ मैं और सबके नाम तो नहीं जान पा रही, लेकिन डॉक्टर दिशा गोस्वामी जो है तो अर्थशास्त्र विभाग से, लेकिन साहित्य के साथ जो रुचि है उसके कारण वो मुझे यहाँ सारा समय दिखाई दी जुड़ी हुई। और कविता बच्चन जिन्होंने बीच में हमसे बातचीत भी की। तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि विद्यार्थी जो हैं वो साहित्य और साहित्यकारों से सीधा जुड़ रहे हैं इस श्रेणी के माध्यम से। कविता खुद अच्छा लिखती भी हैं, वो कविताएं लिखती हैं गुजराती में और मैंने उन्हें पढ़ा और सुना भी है। मैं ये आशा करती हूँ उन्हें और जो अन्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें साहित्य में रुचि है, साहित्य लेखन की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि किसी दिन हम आपको जो हम कहते हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में हम आपको देखें और पढ़ें। हमें बहुत ही खुशी होगी, बहुत गर्व होगा। आप सभी जी, का पुनः धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।